So, चलो ना वी विल स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर नंबर 3 ऑफ EIS। अब देखिए कुछ बातें आपको बड़ी इंपॉर्टेंट तरीके से यहाँ पर ध्यान में रखनी है। चैप्टर 3 आपके सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर है, सो टेक इट सीरियसली। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कई सारे पार्ट्स में ये चैप्टर डिवाइडेड है, बड़ा बहुत है चैप्टर, तो कई जगह पर बच्चों का हौसला यहाँ पर टूट जाता है। सो आपको बिल्कुल ही हौसला नहीं तोड़ना है। एंड बिलीव मी, यही वो चैप्टर है जहाँ पर बच्चों को ऐसा लगता है कि यार ये पार्ट में ऑप्शन में डाल दूँ, वो पार्ट में ऑप्शन में डाल दूँ, और फिर बच्चे एग्जाम में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो बेटा हमें वीर गति को प्राप्त नहीं होना है, हमें लड़ाई जीत कर आनी है। सो डू नॉट कीप एनीथिंग फॉर ऑप्शन। इफ़ यू कीप एनीथिंग फॉर ऑप्शन, आपका रिजल्ट ऑप्शन में चला जाएगा। बिलीव मी, मैं मानता हूँ चैप्टर बहुत बड़ा है लेकिन ईजी बहुत है। मतलब देर आर मैनी पार्ट्स, है ना, यू हैव टू जस्ट डू इट वन बाय वन। हम उसको बड़ी आराम से आपको कराएंगे और उसका सीक्वेंस कैसे होगा वो भी हम आपको बताएंगे। सो चलो लेट अस ब्रिंग अप द स्क्रीन्स इन फ्रंट ऑफ यू। ऑलरेडी मैंने ग्रुप्स में चैप्टर नंबर 3 के जो नोट्स है वो डाल दिए हैं, बराबर। तो थोड़ा सा आपके पास कुछ मटेरियल है उसको पढ़ने के लिए। और इस चैप्टर को सर कॉन्कर कैसे किया जाता है? बेटे इस चैप्टर को कॉन्कर करने का एक ही तरीका है, रोज जो हम आपको पढ़ाते हैं उस चीज़ को आपको क्या करना है, 15 मिनट्स घर पर उसके लिए टाइम देना है। इफ़ यू डू नॉट गिव 15 मिनट्स ऑन अ डेली बेसिस, मैंने पहले भी कहा है आपसे, EIS SM एक बहुत ही बेवफा सब्जेक्ट है। इफ़ यू डू नॉट गिव टाइम टू EIS SM, वो छोड़कर चला जाएगा, तो टाइम देना पड़ेगा आपको। सो सर ज़्यादा नहीं मांग रहे आपसे, कितना, ओनली 15 मिनट्स पर डे, बराबर। अब मैं आपकी सिचुएशन समझ रहा हूँ, ग्रुप 1 की क्लासेस हो चुकी है, ग्रुप 2 की क्लासेस चल रही है, बराबर। सो सर बीच में फिर कभी कभी हमें ना, जब हम ग्रुप 2 पढ़ते हैं हमको ग्रुप 1 का टेंशन आता, जब हम ग्रुप 2 पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि ग्रुप 1 हमको याद नहीं आ रहा, और जब ग्रुप 1 पढ़ रहे हैं तो फिर उस समय ग्रुप 2 की क्लासेस का होमवर्क हमारे लिए होता है। ये तो बेटा चीज़ आपको करनी पड़ेगी, हमने भी करी है, एंड एवरी CA स्टूडेंट गोज थ्रू दिस। सो दिस इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ CA स्टूडेंट्स का लाइफ। सो एंड डोंट वरी, एग्ज़ाम के 3 से 4 महीने पहले आपको टाइम मिलता है सेल्फ स्टडी के लिए, उसमें आराम से सारी चीज़ें हो जाती है। लेकिन वो आराम से कब होती है? जब जो बेसिकली प्रेजेंट में चल रहा है आप उस पर ध्यान देते हो। अगर आप EIS पढ़ रहे हो, एडवांस अकाउंट्स पढ़ते हो, ऑडिटिंग पढ़ते हो, FME को पढ़ते हो, और आपको टेंशन आ रहा है टैक्सेशन का, कॉस्टिंग का और लॉ का, तो ना ये ठीक से होगा ना वो ठीक से होगा। उसको पढ़ने के लिए टाइम तो मिलेगा नहीं, और इसको पढ़ने के लिए आप सिर्फ होमवर्क में अगर जा रहे हो तो यू गेट संडेज, समटाइम्स यू गेट अ फ्री टाइम, मेक इट अकाउंट, मेक इट काउंट। सो इस चैप्टर को भी आपको बड़ा इज्जत देना है, बढ़िया तरीके से इसको करना है, बिल्कुल भी कोई चीज़ आपको छोड़नी नहीं है। एंड आई रिकमेंड डू नॉट मिस लेक्चर्स। बीच में लिंक टूट जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। चलो लेट अस गो टू दी चैप्टर नंबर 3 ऑफ EIS। अब सर इस चैप्टर में बेसिकली क्या है? इस चैप्टर में ना बेसिकली बहुत सारी टेक्निकल चीज़ है। मतलब जैसे कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर के अंदर के सर्वर्स कैसे काम करते हैं, नेटवर्किंग कैसे होती है, थोड़ा सा इंजीनियरिंग जैसा आपको ये सिलेबस लग सकता है, बट बिलीव मी ये कुछ भी नहीं है। इंजीनियरिंग में इससे डीप में नॉलेज आता है, बराबर। फिर वही सवाल आता है कि सर ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो एक ही आंसर हमने आपको हमेशा दिया है कि आप ऑडिटर बनने वाले हो, वो भी सिस्टम ऑडिटर। तो अगर आप सिस्टम ऑडिटर बनते हैं और आपको सिस्टम का ही नॉलेज नहीं है तो ऑडिटर कैसे काम करेगा, बराबर। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी, नेटवर्किंग की आएंगी, ऑडिटिंग की आएंगी। सो यू हैव टू बी पेशेंट, आराम से सुनते रहिए। एंड बिलीव मी, इंटरेस्ट लेकर करोगे ना तो बहुत नई नई चीज़ है, आपको पता नहीं चलेगा कि कंप्यूटर में अच्छा ये ऐसा भी होता है, ये वैसा भी होता है, हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं। ये सारी चीज़ आपको पता चलेगी, बस इंटरेस्ट लेना है आपको और मज़ा लेना है। बहुत बढ़िया तरीके से मजा आएगा चैप्टर पढ़ के, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बोरिंग बिल्कुल नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इतनी नई सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, यू विल एंजॉय द कंटेंट। चलिए लेट अस कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। सर अब इस चैप्टर में बेसिकली कितने पार्ट्स हैं? तो जैसा कि आप देख पा रहे हो इस चैप्टर में टोटल 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5, बराबर। सो लेट अस कम टू द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट मैं अभी क्या दे रहा हूँ, चैप्टर का ओवरव्यू, चार्ट से चैप्टर का ओवरव्यू करेंगे एंड देन वील गो डीप इनटू द चैप्टर। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर टॉक्स अबाउट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का पहला पार्ट है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्टेप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम मॉडल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CBIS। CBIS का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम।
उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ CBIS, कहाँ कहाँ CBIS का यूज़ होता है, कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट। चैप्टर के फर्स्ट पार्ट का जहाँ से मेनली क्वेश्चन आते हैं वो ये है, कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो हमारे पास यहाँ पर वी हैव टोटल 5 कंपोनेंट्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल, नेटवर्क। ज़रा देखिए, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल एंड नेटवर्क। बेसिकली इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब क्या, कंप्यूटर की बात हो रही है, कंप्यूटर की बात हो रही है। व्हाट इज इंफॉर्मेशन, सॉर्टेड डेटा, फॉर्मेटेड डेटा, रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, बराबर। उसके बाद व्हाट इज अ सिस्टम, सिस्टम का डेफिनेशन बेटा हमने क्लास के स्टार्टिंग में देखा था, वो क्या था, स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल इज कॉल्ड एज अ सिस्टम। जैसे ह्यूमन बॉडी, क्या हमारे पास स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स है, आईज है, नोज है, ईयर्स है, लेग्स, लीवर, लंग्स, हार्ट, बहुत सारी चीज़ें, स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स, आर दे वर्किंग टुगेदर, हाँ साथ में काम कर रहे हैं। एंड व्हाट इज द कॉमन गोल दे आर अचीविंग, लिविंग इज द कॉमन गोल दे आर अचीविंग। तो क्या ह्यूमन बॉडी एक सिस्टम है, हाँ। तो उसी तरह क्या कंप्यूटर, ये लैपटॉप अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है, क्या ये लैपटॉप अपने आप में एक सिस्टम है, 100% यस। तो लेकिन हम आपके सिलेबस में बात किसकी करेंगे, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, सो कीप दैट इन माइंड। सो उसी कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या है बेटे, कंपोनेंट्स का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या क्या है। तो हमारे पास है द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर, वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल, डेटा एंड नेटवर्क, पीपल, डेटा एंड नेटवर्क। सर ये क्या हमें सीक्वेंस मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं, कोई भी सीक्वेंस में आप इस आंसर को लिख सकते हो। फिर नीचे अगर आप देख रहे हो तो हार्डवेयर में हम और अंदर चले गए, अब स्कूल वाली बातें याद आएंगी आपको, जैसे इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज। बेटे कंप्यूटर की दुनिया में स्टोरेज का मतलब होता है मेमोरी। तो कितने टाइप की मेमोरी हमारे पास, मतलब हमारे पास इन द सेंस कंप्यूटर में कितनी टाइप की मेमोरी है, इंटरनल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी। मेरा सारे बच्चों से सवाल है, व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, एक स्कूल वाला सवाल आपसे पूछते हैं, व्हाट इज कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, क्या बोला, एक बार फिर से बोलना, CPU, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों ने आंसर करा है CPU, डज एवरीबडी एग्री विद दिस, आंसर इज यस, सिंपल सवाल है। सो प्रोसेसिंग में बेसिकली हम CPU की बात करेंगे, लेकिन बचपन में आपको सिर्फ सिखाया गया था कि CPU कंप्यूटर का ब्रेन है, लेकिन अभी आप प्रोफेशनल लेवल पर हो, हम यहाँ सीखेंगे कि उस CPU के अंदर क्या है। हम जब बोलते हैं ना ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 2.4 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेस, का क्या मतलब है, हाउ डज दैट प्रोसेसिंग वर्क्स, वो हम यहाँ पर सीखेंगे। मैंने बताया आपको थोड़ा थोड़ा इंजीनियरिंग जैसा लगेगा, लेकिन बिलीव मी बहुत मज़ा आएगा, बहुत सी नई चीज़ें पढ़ेंगी। जो नॉलेज आपको इस चैप्टर में दिया है वो इंजीनियरिंग के सामने छोटा सा ड्रॉप है, तो जस्ट ओवरव्यू ऑफ एवरीथिंग वी हैव बीन शोन। उसके बाद सॉफ्टवेयर में हमारे पास 2 पार्ट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो भी हम पढ़ेंगे। डेटा, डेटा के अंदर हमारे पास टाइप्स ऑफ डेटा, कितने टाइप के डेटाबेस है वो पढ़ना है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, आईसीआई का फेवरेट क्वेश्चन होता है, इसके फ़ायदे तो और नुकसान आपको बताने हैं। डेटाबेस के रिलेटेड कॉन्सेप्ट वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी, एंड नेटवर्क रिलेटेड, नेटवर्क कैसे बनता है, स्विच का क्या मतलब होता है, राउटर का क्या मतलब होता है, मॉडेम का क्या मतलब होता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। सो बेसिकली चैप्टर का जो पहला हिस्सा है वो कंप्यूटर के कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड है, कि कंप्यूटर में कौन सी चीज़ें, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, डेटा, पीपल, नेटवर्क, और उससे रिलेटेड सारी बातें चैप्टर का पहला हिस्सा है। चैप्टर का दूसरा हिस्सा है अबाउट कंट्रोल्स, चैप्टर का दूसरा हिस्सा है अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल। कंट्रोल लगाना क्यों ज़रूरी है, थोड़ी इस पर चर्चा करेंगे। कंट्रोल का क्या मतलब है, तो देखिए आपको यहाँ पर दिखता है चार्ट ए, तो हम चार्ट ए पर चलेंगे नीचे। ये है आपके चैप्टर का दूसरा हिस्सा, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स, और ये वो हिस्सा है जहाँ पर कई बार आपका हौसला टूट सकता है, सो यू हैव टू वेरी केयरफुल। कंट्रोल्स का मतलब होता है प्रोटेक्शंस, कंट्रोल्स का मतलब होता है बेटे प्रोटेक्शंस। कंप्यूटर में कंट्रोल कैसे लगाते हैं जैसे हम कंप्यूटर में लगा सकते हैं सिक्योरिटी, पिन, पासवर्ड लगाते हैं, आपके मोबाइल फ़ोन में आप जो है पैटर्न पासवर्ड लगाते हैं, व्हाट्सएप को पासवर्ड होता है, जीमेल का लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है। ये सारा पासवर्ड ज़रूरी क्यों है, मेरा सवाल है आपसे,
ये लॉगिन आईडी पासवर्ड का कॉन्सेप्ट क्यों है कंप्यूटर की दुनिया में? सब कुछ ऐसे ओपन क्यों नहीं है? वाई वाई देर इज दिस लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड? क्या आंसर है इसका? बराबर, आपका और हमारा डेटा कोई थर्ड पर्सन एक्सेस ना करे। यही चाहते हो ना आप कि आपका डेटा हमेशा कैसा रहे? सिक्योर रहे। कंट्रोल लगाने का सबसे बड़ा रीज़न होता है, 3 चीज़ें हमें चाहिए। अगर आपका डेटा है, आपका स्कूल के फ़ोटोज़ है, फैमिली फ़ोटोज़ है ना, आपके व्हाट्सएप का चैट हिस्ट्री है, वॉट एवर द केस में, मोबाइल का जो भी आपका डेटा है, उसको हम कंट्रोल क्यों लगाते हैं? उसको कंट्रोल लगाने का 3 रीज़न है। CIA, जिसका फुल फॉर्म है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। सर, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है मेरा डेटा कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए, सीक्रेट रहना चाहिए, किसी को पता ना चले। कॉन्फिडेंशियल है भैया, होना चाहिए। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब है डेटा का कंटेंट चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मैंने आपको मैसेज भेजा हाय हाउ आर यू, और आपको मैसेज मिलता है हाय वेयर आर यू, मुझे बताइए क्या डेटा का कंटेंट चेंज हो गया? डेटा कंटेंट चेंज हो गया, और इसके कई खतरनाक रिपरकशंस हो सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि डेटा का कंटेंट यहाँ पर चेंज नहीं होना चाहिए। सो इसलिए हमें इंटीग्रिटी चाहिए डेटा में, इंटीग्रिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब है मेरा डेटा मुझे दिखता रहे, जब चाहिए तब मेरे को डेटा दिखेगा। ऐसा नहीं कि मेरे को रात को 12 बजे से 6 बजे तक मेरा डेटा मुझे नहीं दिखेगा, जब मेरे को ज़रूरत है तब मेरे को मेरा डेटा दिखना चाहिए। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अवेलेबिलिटी। तो ये 3 चीज़ें हमें डेटा में चाहिए, इसीलिए हम लगाते हैं कंट्रोल मैकेनिज्म। ठीक है, तो इस चैप्टर के इस पार्ट में हम क्या क्या सीखेंगे? कंट्रोल क्यों लगाते हैं, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल, और कितने टाइप के कंट्रोल लगाते हैं। याद है आपको चैप्टर नंबर 4-2 में हम जब पढ़े हमने बताया था कि कंट्रोल का समुद्र मतलब महासागर आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 3 में। ये कंट्रोल, वो कंट्रोल, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिसोर्स कंट्रोल, मैनेजमेंट के कंट्रोल, ऑडिट फंक्शन वाले कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल, एनवायरमेंटल कंट्रोल, कितने सारे टाइप के कंट्रोल होते हैं, वो पूरा नॉलेज आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए जरा, इतने सारे टाइप के नीचे कंट्रोल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर हमने कुछ क्लासिफिकेशन करे, उसमें आएंगे 3 टाइप के कंट्रोल, करेक्टिव कंट्रोल, प्रिवेंटिव कंट्रोल एंड डिटेक्टिव कंट्रोल। फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्स के ऊपर से कुछ कंट्रोल आएंगे, यहाँ पर नाम आपको दिख रहा होगा, एनवायरमेंटल कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। अब लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल अपने आप में एक नई दुनिया है ना, नई दुनिया है। इसके अंदर 3 आंसर है, कौन कौन से? टेक्निकल एक्सपोजर, असिंक्रोनस अटैक, जनरल लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। ये जनरल लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल के अंदर और 5 पॉइंट्स है। सो ऐसा आप देखो तो चैप्टर डीप डाइव होते जाता है। जितना अंदर जाओगे उतना मज़ा आएगा, जितना अंदर जाओगे उतना मज़ा आएगा। और बिलीव मी, हम इसको बहुत बढ़िया तरीके से आपसे करवाएंगे, आपको डरना नहीं है बिल्कुल। आराम से मेरे साथ है ना, एक भी लेक्चर मिस मत करना, ये चैप्टर स्मूथली हो जाएगा। बट आपको बिल्कुल भी क्या है कि यहाँ वहाँ कॉन्सेंट्रेशन नहीं करना और एक भी लेक्चर मिक्स नहीं करना है, तो आराम से चैप्टर हो जाएगा, डोंट वरी। ऑडिट फंक्शन के ऊपर से हमारे पास 2 टाइप के कंट्रोल है, एक है मैनेजरियल कंट्रोल और एक है एप्लीकेशन कंट्रोल। सर मैनेजरियल कंट्रोल में आप देख पा रहे हैं देयर आर टोटल 7 to 8 पॉइंट्स आउट हियर। मैनेजरियल कंट्रोल मतलब जो कंपनी का टॉप मैनेजमेंट है, मिडल मैनेजमेंट है एंड लोअर मैनेजमेंट है, क्या उनको भी कुछ कंट्रोल रखना पड़ेगा? सर फिर ये तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वाली बात होगी कि अगर उन्हें कंट्रोल करना है, कंपनी को कैसे चलाना है, अगर ये जानना है तो फिर वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आना चाहिए ना, सिलेबस में आना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर सिस्टम के हिसाब से बात करेंगे। हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे इन्फोसिस का, हम एग्जाम्पल लेंगे विप्रो का, टेक महिंद्रा का, फेसबुक का, गूगल का, कि इन कंपनीज की मैनेजमेंट कैसे कंट्रोल करती है अपने कंप्यूटर सिस्टम्स को, वो नॉलेज आपको इस आंसर में आएगा। उसके बाद एप्लीकेशन कंट्रोल। एप्लीकेशन कंट्रोल मतलब एक्चुअल कंप्यूटर पर किस तरह के कंट्रोल्स आप लगाते हैं। तो एप्लीकेशन कंट्रोल जो है ना वो आपको दिखता है चार्ट बी, और चार्ट बी बहुत मज़ेदार है। जरा चार्ट बी देखना चाहेंगे क्या? चार्ट बी इसके नीचे है, ये देखिए, दीज आर एप्लीकेशन कंट्रोल्स, दिस इज वन सिंगल आंसर। जी हाँ, ये एक ही सिंगल आंसर है।
जब 50 मार्क्स के लिए बेटा आपका पेपर हुआ करता था तो कभी कभी 7 to 8 मार्क्स के लिए ये पूरा आंसर आ जाता था। आप देख पा रहे हैं, इसके नीचे इसके ऊपर इतना सारा ये आंसर है। लेकिन अब क्योंकि आपका सिलेबस में 35 मार्क्स थ्योरी है और 15 एमसीक्यू है, तो ये अब होलसेल में नहीं आता, ये क्वेश्चन अब होलसेल में नहीं आता, ये क्वेश्चन रिटेल में आता है। मतलब जो हर एक लाइन आपको दिख रही है दैट इज अ डिफरेंट सेपरेट आंसर। तो एप्लीकेशन कंट्रोल में हमारे पास क्या क्या है, वी हैव अराउंड टोटल 6 पॉइंट्स इन दिस, 6 to 7 पॉइंट्स। बाउंड्री, इनपुट, फिर उसके बाद लॉजिकल है, प्रोसेसिंग, उसके बाद है आउटपुट, उसके बाद है कम्युनिकेशन एंड डेटाबेस। बाउंड्री कंट्रोल, इनपुट कंट्रोल्स, प्रोसेसिंग कंट्रोल्स, आउटपुट कंट्रोल, कम्युनिकेशन कंट्रोल एंड डेटाबेस कंट्रोल। लॉजिक समझाऊं कि आपको, बाउंड्री कंट्रोल का मतलब है सिर्फ ऑथोराइज यूजर ही कंप्यूटर के अंदर जा सकता है, तो उस पर जो कंट्रोल लगाएंगे हम दैट विल बी बाउंड्री कंट्रोल। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के बॉर्डर्स पर हमने आर्मी को लगा रखा है। क्यों? क्योंकि कोई नॉन इंडियन या कोई दुश्मन इंडिया के टेरिटरी में एंटर ना करे, तो हमने लगा रखा है बाउंड्री कंट्रोल। इसी तरीके से आपके कंप्यूटर में सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ ऑथोराइज पर्सन ने अंदर जाना चाहिए, इसलिए हम लगाएंगे बाउंड्री कंट्रोल। एक बार वो पर्सन अंदर आ गया, फिर वो पर्सन है वो डेटा को अंदर डालेगा, तो सिर्फ सही फॉर्मेट का डेटा अंदर जाना चाहिए, इसीलिए हम लगाएंगे इनपुट कंट्रोल्स। फिर उसके बाद डेटा अंदर आने के बाद कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होगा ना, तो प्रोसेसिंग सही तरीके से होनी चाहिए, इसलिए उसको नाम दिया गया प्रोसेसिंग कंट्रोल। प्रोसेसिंग होने के बाद क्या होगा, ऑब्वियसली डेटा का आउटपुट आएगा, तो आउटपुट भी सही तरीके से आना चाहिए, इसलिए हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ आउटपुट कंट्रोल। ओके, आउटपुट आ गया, क्या उसको सेव भी करना चाहिए आपको? हाँ, करना चाहिए। तो सेव करने के लिए आपका डेटा कंप्यूटर के वायर से निकलकर डेटाबेस पर सेव होगा। इधर देखना, डेटा आउटपुट आया, आपने जब कंट्रोल एस दबाते हैं तो वो डेटा रैम से निकलकर आपके हार्ड डिस्क में सेव होता है। तो ये जो कम्युनिकेशन है, रैम से निकलकर हार्ड डिस्क पर जाना बेटा, ये जो कम्युनिकेशन है, इसके लिए भी हमारे पास कंट्रोल्स है, इसको बोलेंगे कम्युनिकेशन कंट्रोल। और फिर जो लास्ट में जहाँ पर डेटा सेव हो रहा है उस डेटाबेस पर भी हमें कंट्रोल लगाना है, उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस कंट्रोल। अब आप बच्चों के मन में सवाल है, सर लेकिन ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, हमें पता ही नहीं चलता, हम सिर्फ कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, डेटा को कंट्रोल एस लगाते हैं और कंप्यूटर ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें कर लेता है। बेटा यही तो जादू है कि कंप्यूटर कर लेता है, लेकिन वो क्या करता है यही तो आपको नॉलेज यहाँ पर दिया जा रहा है भाई। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल। तो देखिए, कंट्रोल की दुनिया में इतनी चीज़ें हमें देखनी है, अलग अलग कैटेगरी के कंट्रोल हमें देखने हैं, और इधर ही जगह है जिधर से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, और यही वो जगह है जहाँ बच्चों को लगता है कि यार ये ऑप्शन में डाल दूँ, वो कर दूँ, वो कर दूँ, और फिर वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है। सो ऐसा नहीं करना है, बिलीव मी बहुत ईजी है, नई नई चीज़ें पता चलेंगी, मज़ा आएगा आपको। फिर लास्ट में जाएंगे चैप्टर के, दैट इज़ द पार्ट सी ऑफ द चैप्टर। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इसमें पहला हिस्सा है ऑडिटिंग को डेडिकेटेड, दूसरा हिस्सा है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और तीसरा हिस्सा है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। देखेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का आपका ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा पार्ट स्टार्ट हुआ रहेगा। ऑडिटिंग में ये करते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, कंपनी ऑडिट है, ऑडिटर का क्वालिफिकेशन है, फिर लोग फ्रॉड करते हैं, हम उसको कैसे पकड़ते हैं, हमने ऑडिटर ने क्या करना चाहिए, वो ऑडिटिंग के सिलेबस में दिया हुआ है। लेकिन सिस्टम ऑडिट कैसे करोगे? मैंने आपको जाके बोला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाने का और उधर जाके कंप्यूटर का ऑडिट करने का, तुमको यही समझ में नहीं आएगा कंप्यूटर का ऑडिट करना मतलब क्या करना, शुरुआत किधर से करने का, बटन चालू करके कंप्यूटर चालू करना और सॉफ्टवेयर में खेलना, क्या क्या देखना चाहिए। सो वो नॉलेज आपको यहाँ पर आएगा। मतलब दिस विल बी ऑल अबाउट सिस्टम ऑडिट, दिस विल बी ऑल अबाउट सिस्टम ऑडिट। सिस्टम ऑडिट बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। और मैं बता दूं, इंडिया में बहुत कम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है जिनको सिस्टम ऑडिट का नॉलेज है, लेकिन जिसको भी सिस्टम ऑडिट का नॉलेज है वो कम लोग हैं, कंपटीशन कम है, और इस एरिया में अगर आप अपना फ्यूचर बनाते हैं तो बहुत अच्छा पैसा आप बना सकते हैं, हैवी फीस आप चार्ज कर सकते हैं, राइट। जब हम बेटा किसी क्लाइंट वहाँ पर जाकर ERP इम्प्लीमेंटेशन की कंसल्टेंसी चार्ज करते हैं तो वी हैवीली चार्ज दैट क्लाइंट एंड पीपल हैप्पीली पे फॉर दैट। व्हाई? सर्विसेज। सबसे पहले बात तो ये बहुत कम लोगों के समझ में आता है,
तो जो कम लोगों के समझ में आता है उसको ही अपना स्पेशलाइजेशन बनाओ। अंडरस्टैंड, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यही सिखाता है ना कि तुमको अलग कुछ मार्केट में देना पड़ेगा। तो जब हमें पता है कि सिस्टम ऑडिट करने वाले, मैं आपको बताऊँ इंडिया में कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो सिस्टम ऑडिट का नॉलेज रखते हैं। देर आर लेस देन 1000 पीपल, लेस देन 1000 पीपल ऑल ओवर इंडिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिनको सिस्टम ऑडिट का एक्चुअली नॉलेज है। तो यार इतने कम लोग हैं और इतनी सारी कंपनीज है, ऑडिटिंग के लिए हेवीली फीस चार्ज होती है और लोग पेमेंट भी करते हैं। तो आप इसको है ना अपने करियर के हिसाब से पढ़ना तो और इंटरेस्ट आएगा आपको। तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे, सिस्टम ऑडिट कैसे करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या है, नीड क्या है, ऑडिट एविडेंस का क्या मतलब होता है, इनहेरेंट ऑडिटिंग की लिमिटेशन जैसे ऑडिटिंग में आपने पढ़े वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कंटिन्यूस ऑडिट, कंटिन्यूस ऑडिट ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर पढ़ेंगे। ये बेसिकली अलग अलग टूल्स है कंटिन्यूस ऑडिट के। स्नैपशॉट, ITF, इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी, धीरे धीरे पढ़ेंगे, अभी इसको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं चैप्टर का। स्कार्फ, स्कार्फ मतलब जो वो आप बांधते वो नहीं बेटा, दिस इज अ सिस्टम कंट्रोल ऑडिट रिव्यू फाइल, ये एक सॉफ्टवेयर का नाम है। स्कार्फ इज अ नेम ऑफ अ सॉफ्टवेयर। CIS, कंटिन्यूस इंटरमिटेंट सिमुलेशन। ऑडिट हुक्स, हुक्स क्या होता है सर, ऑडिट हुक बताएंगे जब जाएंगे तब देख लेंगे, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सारे बच्चे मुझे सोच के बताएंगे क्या आपको ऑडिट ट्रेल के बारे में हमने जानकारी दी थी क्या? हैड आई एवर टोल्ड यू समथिंग अबाउट ऑडिट ट्रेल? बताया था मैंने आपको, याद है क्या? Yes, sir. तो कौन बताएगा ऑडिट ट्रेल का मतलब क्या होता है? सिंपल बता देता हूँ। ऑडिट ट्रेल का मतलब है इनपुट एंड आउटपुट, दो चीज़ें तो हमें दिखाई देती है, लेकिन ये पीछे का जो प्रोसेसिंग का ट्रैक रिकॉर्ड अगर हमारे पास है तो हम बोलेंगे कि भैया ऑडिट ट्रेल मौजूद है। अगर हमको सिर्फ इनपुट आउटपुट दिखाई देता है, पीछे पता ही नहीं कि क्या हुआ है, तो हम बोलेंगे ऑडिट ट्रेल मौजूद नहीं है। और जहाँ पर ऑडिट ट्रेल मौजूद नहीं होती वहाँ हमें डीप इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। ये CID, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, ये सारे के सारे सीरियल्स ऑडिट ट्रेल पर ही डिपेंडेंट है। क्या होता है, कोई तो जुर्म हो गया, किसी का मर्डर हो गया, तो हमें दिखाई देता है कि इंसान जिंदा था और अब वो इंसान जिंदा नहीं है, लेकिन ये कैसे हुआ ये हमें पता ही नहीं है, तो हम बोलेंगे कि ऑडिट ट्रेल मौजूद नहीं है। और फिर इसीलिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, उसके दोस्तों से पूछेगी, रिश्तेदारों से पूछेगी, फ़ोन नंबर को ट्रैक करेंगे, और फिर आप तो सारी CID वाली बातें जानते हैं। सो CID, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, ये सारा के सारा ऑडिट ट्रेल का खेल है। ऑडिट ट्रेल अगर मौजूद होता, अगर हमें ये पता होता कि मर्डर कैसा हो गया है, तो इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन क्योंकि ऑडिट ट्रेल मौजूद नहीं है इसीलिए इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। तो आप इसको इस तरीके से समझो। तो कंप्यूटर की दुनिया में ऑडिट ट्रेल को कैसे ट्रैक करेंगे, इसके लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑब्जेक्टिव, ऑडिट ऑफ फिजिकल कंट्रोल, एनवायरमेंटल कंट्रोल, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, मैनेजरियल कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल, ऑडिट ट्रेल। सर ये नाम हमने अभी तो ऊपर चार्ट्स में देखे थे, याद आ रहा है? एनवायरमेंटल, फिजिकल, लॉजिकल, मैनेजरियल। तो इसका क्या मतलब है सर? इसका ये मतलब है कि इस चैप्टर में हम कंट्रोल्स को दो हिस्सों में पढ़ने वाले। पहला नज़रिया होगा मैनेजमेंट के एंगल से कि कंट्रोल को लगाएंगे कैसे, और उसका दूसरा हिस्सा होगा कि इसका ऑडिटिंग कैसा करने का। मतलब हम दोनों एंगल से पढ़ने वाले, कंट्रोल लगाने के एंगल से भी और दूसरा उसके ऑडिटिंग के एंगल से। तो एक ही चैप्टर में ड्यूअल नॉलेज आएगा आपको, है ना? तो आसान हो जाएंगी चीज़ें बड़ी। वो सिर्फ सिलेबस बड़ा दिखता है लेकिन कंटेंट बहुत इजी है, बिलीव मी। उसके बाद चैप्टर का लास्ट सेकंड बेटा पार्ट आ रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मीनिंग होता है एक IT कंपनी में कौन कौन सी हायरार्किकल पोजीशंस होती है, जैसे कंपनी का CEO, CFO, कंपनी के मैनेजर, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उसका नॉलेज आपको यहाँ पर आएगा बराबर। जैसे एक सॉफ्टवेयर कंपनी में एक सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट होता है, एक डेटा रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, एक हेल्प डेस्क डिपार्टमेंट होता है, कंपनी का टॉप मैनेजमेंट, टॉप एग्जीक्यूटिव है, आप समझ रहे हैं, एक ऑपरेशंस का डिपार्टमेंट होता है। उन डिपार्टमेंट में कौन कौन से लोग कौन कौन से जॉब टाइटल पर काम करते हैं, इसका नॉलेज आपको यहाँ पर आएगा। अब आप बोलेंगे सर ये नॉलेज हमें EIS में क्यों दिया जा रहा है कि सॉफ्टवेयर कंपनी में कौन किस जॉब टाइटल पर काम करता है। अगर हमने आपको बोला कि जाके एक काम करो, विप्रो को ऑडिट करो,
टीसीएस का ऑडिट करो, ठीक है, आप उस बिल्डिंग में जाओगे, आप टीसीएस के हेडक्वार्टर में चले गए, अब आपको ये नॉलेज तो होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में किससे बात करने का, टॉप मैनेजमेंट में किससे बात करने का, डेटा रिसोर्स के डिपार्टमेंट में किससे बात करने का, ये पता तो होना चाहिए कौन बंदे का क्या रोल है कंपनी में। ये जब तक आपको नहीं पता होगा क्या आप ऑडिटिंग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको ये चीज़ यहाँ पर दी हुई है। और बेटा चैप्टर का लास्ट पार्ट है ये, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, मुझे बताइए ऑडिटिंग में आपने क्या इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज? जॉइंट ऑडिट में सर। जॉइंट ऑडिट, जॉइंट ऑडिट में क्या पढ़ा है आपने? डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क होता है और जो रिस्पांसिबिलिटी है वो शेयर हो जाती है। बराबर। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का सिंपल मीनिंग है, सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन, सेग्रीगेशन मतलब होता है सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ ड्यूटी, वर्क डन बाय वन विल बी चेक बाय अनदर। सर ऐसा क्यों जरूरी है? इमेजिन करो तुम्हारे घर पे 15 से 20 लोग आज खाना खाने आने वाले हैं और तुम्हारी मम्मी बेचारी अकेली किचन में काम कर रही है। वो अकेले ही अगर काम करेगी तो बहुत दिक्कत होगी, लेकिन इमेजिन करो कि मम्मी को पापा भी हेल्प कर रहे हैं, तुम भी हेल्प कर रहे हो, तुम्हारे छोटे सिबलिंग्स, भाई बहन, बड़े भाई बहन, छोटे जो भी है, वो भी आपकी मम्मी को हेल्प कर रहे हैं। तो ज़्यादा बेहतर काम कब होगा? मम्मी अकेली काम करेगी तो ज़्यादा बेहतर होगा, या सब जब साथ में काम करेगा तो काम ज़्यादा बेहतर होगा? क्या बेहतर होगा? साथ में काम करने के बेनिफिट्स क्या? सबसे पहले तो काम में कोई मिस्टेक नहीं होगी, हर 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 बंदा अपने हिसाब से बराबर काम कर रहा है, कोई रोटियां सेक रहा है, कोई सब्जी कर रहा है, कोई सिर्फ अरेंजमेंट्स देख रहा है, राइट। सेकंड, अगर एक कोई बंदा गलती करता है तो दूसरा बता देगा भैया उसको ठीक से कर ले, मतलब गलतियां होने का और उसका ठीक होने का रेशो बहुत फटाफट हो जाएगा। तो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, बराबर। तो इसमें कंप्यूटर में कैसे होता है, हाउ वी डू दैट इन सिस्टम ऑडिट, वो चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। सो इस तरीके से इस चैप्टर के देर आर टोटल 5 मेन पार्ट्स, ठीक है। देर आर टोटल नॉट 5, सॉरी, देर आर टोटल, हाँ यस, 5 मेन पार्ट्स। एक तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है, उसके बाद उसके कंट्रोल मैकेनिज्म है, उसके बाद उसका ऑडिट का देखेंगे, फिर सॉफ्टवेयर कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और लास्ट में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। फिर से बता देता हूँ, चैप्टर के 5 मेन हिस्से है, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपोनेंट्स, उसके बाद कंट्रोल मैकेनिज्म, ऑडिटिंग, फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और लास्ट में आएगा आपका कौन सा, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। इस हिसाब से 5 पार्ट में चैप्टर डिवाइडेड है। एवरीबडी प्लीज टेल मी, क्या आपको चैप्टर का ओवरव्यू समझ में आ रहा है? यस सर। EIS को जीतने का यही तरीका है कि हम चैप्टर का पहले ओवरव्यू आपको दिखाएंगे, उसके बाद एक्चुअल चैप्टर की शुरुआत करेंगे, वरना चैप्टर की शुरुआत हो गई, बच्चों को चैप्टर में पता ही नहीं कि क्या है, तो मज़ा नहीं आएगा आपको। धोनी की तरह, ये धोनी की तरह, धोनी 6 मारने से पहले देखो कैसा उसका होता है, पहले वो ग्लव्स टाइट करेगा, यहाँ वहाँ फील्डर को देखेगा, फिर थोड़ा सा ऐसा ऐसा करेगा और फिर छक्का लगाएगा। तो सेम बात है, हम पहले चैप्टर के पूरी बाउंड्री को नाप रहे कि किधर किधर कौन सा पार्ट है, और फिर देखते कि कैसे सिक्सर हमको लगाना है। सो चलो शुरुआत करते हैं आपके बहुत ही बढ़िया और एकदम ही ज़बरदस्त चैप्टर जिसका नाम है इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। सो लेट अस कम टू द नोट्स नाउ। दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। आगे बेटा चैप्टर 3 पर, दिस आर द नोट्स ऑफ चैप्टर 3। चलो लेट अस गो फर्स्ट पॉइंट हम यहां पर पढ़ेंगे, स्टेप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम मॉडल। स्टेप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम मॉडल, स्टेप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम मॉडल। बेसिकली किसी भी कंप्यूटर का क्या रोल होता है? सिंपल है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, और आउटपुट के बाद डेटा का स्टोरेज। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, और आउटपुट के बाद डेटा का स्टोरेज। मुझे बताइए इन चारों चीज़ों को छोड़ के क्या आपने कभी और चीज़ कंप्यूटर में देखी है क्या? हैव यू सीन एनीथिंग मोर देन दिस इन कंप्यूटर्स? इसको छोड़ के कुछ और होता है क्या? नहीं। हमने बचपन से यही तो पढ़ा है, हम कंप्यूटर को डेटा इनपुट देंगे तो इनपुट बिकम्स द फर्स्ट स्टेप। विदाउट इनपुट कंप्यूटर डेटा प्रोसेस कर पाएगा क्या? नहीं। कंप्यूटर को क्या पता कि तुमको क्या चाहिए?
और एक चीज़ ध्यान रखना, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक थोड़ा सा माइंडसेट आप बना लो कि कंप्यूटर ना एक छोटे बच्चे की तरह है, एकदम नादान बालक है वो, नादान परिंदा है वो, बोलते हैं ना नादान परिंदे घर आ जा, तो ये नादान परिंदा है कंप्यूटर, इसको कुछ भी नहीं पता। हाँ, इसको जब हम बताते हैं कि क्या करना है तो ये बड़ी फास्ट तरीके से कर लेता है, लेकिन जब तक हम कुछ बताएंगे नहीं ये कुछ करेगा नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा आपको वो माइंडसेट रखना है कि कंप्यूटर को कुछ भी नहीं पता, चीज़ें ऑटोमेटिक नहीं होती, उसमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है तब चीज़ें ऑटोमेटिक होती है। तो इस चीज़ का माइंडसेट रखो तो फिर लॉजिकली चीज़ें समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं, इनपुट। विदाउट इनपुट क्या कंप्यूटर काम करेगा क्या? मुझे बताइए, कंप्यूटर को सिर्फ आप देखते रहे और देखकर मुस्कुराते रहे, क्या कंप्यूटर काम करेगा क्या? नो। देखना, कभी ट्राई करना, आप घंटों कंप्यूटर को निहारते रहो, बोले यार क्या खूबसूरत कंप्यूटर है, वाह बिल्कुल देख के मजा आ गया, कितनी तारीफें कर लो, कितनी शायरी मार लो, कुछ नहीं होगा। इनपुट देना ही पड़ेगा, कंप्यूटर में इनपुट देना ही पड़ेगा। तो देखिए, डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स एंड कन्वर्टेड इनटू सूटेबल फॉर्मेट रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग। अब डेटा कई तरह का होता है, इमेज भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है ना, इट कैन बी एनीथिंग। सो उसका इनपुट आपको देना पड़ेगा। प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? प्रोसेसिंग कंप्यूटर में कौन करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। सो CPU वो चीज़ है बेटा जो सारे काम करता है। कुछ CPU के एग्जाम्पल बता सकते हो क्या आप मुझे? CPU दिखता कैसा है? हाउ डज अ CPU लुक्स अबाउट? CPU मैं टाइप करता हूँ, देखता हूँ गूगल हमें क्या इमेजेस बताता है, तो ये कुछ इमेज हमें गूगल ऐसे बता रहा है। अब बोलेंगे सर लेकिन बचपन में तो हमें ऐसा कुछ बताया गया था कि यार इसको CPU बोलते हैं। नहीं, ये तो डिब्बा है बेटे, एक्चुअल CPU ये है, ये छोटा सा चिप है जिस पर पूरी दुनिया फिदा है, बराबर। ये वो चिप अगर नहीं, ये है तुम्हारे कंप्यूटर का ब्रेन, दिस इज दैट चिप। नाम सुना है आपने इसका? अलग अलग क्या नाम है? इंटेल कोर i5, इंटेल कोर i3, कोर i7, 10th जनरेशन, 7th जनरेशन। अगर हम मोबाइल फ़ोन्स की बात करें तो कभी कभी मोबाइल में मीडिया टेक का प्रोसेसर आता है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर आता है, ऐसे नाम सुने हैं क्या आपने? बराबर। मोबाइल फ़ोन परचेज करने जाते हैं तो क्या बोलिए भैया इसमें प्रोसेसर कौन सा है? बोलता क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 788G, मतलब 88+5G, या फिर बोल सकता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695। अभी जैसे देखिए मोटोरोला के दो फोन्स अभी अभी लॉन्च हो गए, मोटो G52 एंड मोटो G82, दोनों में अलग अलग प्रोसेसर है। तो प्रोसेसिंग ये वो बंदे हैं जो करते हैं। जैसे आपके ब्रेन में देखो, सेम ह्यूमन बींग्स उसी तरीके से काम करते हैं। आप जब भी कोई इन्फॉर्मेशन देखते हैं आपका ब्रेन उसको प्रोसेस करता है, तो कंप्यूटर में भी तो कुछ चीज़ होनी चाहिए ना जो उसको प्रोसेस करे। वो कौन है? कौन है वो? कौन है वो? कहाँ से वो आया? बेटे उसका नाम है CPU। बाहुबली नहीं है, ये CPU है। वो बाहुबली अपना प्रभास अलग है, वो CPU ये है। तो ध्यान देना, जब भी प्रोसेसिंग की बात करेंगे इस चिप की हम बात करेंगे, बराबर। सारे बच्चे CPU देखा है कभी? मतलब नाम तो सुना है ना आपने, कोर i3 i5 नाम सुना है कि नहीं सुना है आपने? अरे हाँ या ना? तो मुझे ज़रा बताना, आपके घर पे जो कंप्यूटर है उसमें कौन सा CPU यूज़ कर रहे हैं आप? i3 या i5 कौन सा है? कौन सा है? i7 कंप्यूटर। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, फिर कुछ उसमें भी नाम होते हैं, ऑक्टा कोर, ड्यूअल कोर, है ना, अलग अलग कैसे होते हैं वो बताएंगे डीप में जब जाएंगे। आउटपुट, सर आउटपुट क्या होता है? देन इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज और कम्युनिकेटेड टू द यूजर आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ रिस्पेक्टिव प्रोसीजर ऑन इट। जब भी आप कोई टाइपिंग कर कर कंप्लीट करते हैं, फिर वो उसका प्रोसेसिंग होने के बाद उसका आउटपुट आता है। देखिए, अगर मुझे इस पेपर को प्रिंट करना है तो मैं कमांड दूंगा कंप्यूटर को, वो होगा Ctrl+P। जैसे मैं Ctrl+P प्रेस करता हूँ, कुछ तो स्क्रीन आपके सामने आती है और आपको पूछता है कि क्या आपको प्रिंटिंग करनी है। बेसिकली दिस इज एन आउटपुट स्क्रीन आफ्टर द इंस्ट्रक्शन बीइंग गिवन। Ctrl+P, देखिए आपके सामने जैसे मैंने Ctrl+P को प्रेस करा, कुछ आउटपुट स्क्रीन आपके सामने आ गई। इनपुट देना, प्रोसेसिंग करना, आउटपुट आना, ये भले ही पढ़ने में हमने धीरे धीरे पढ़ा है, लेकिन कंप्यूटर्स इसी चीज़ को फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में करते।
इसीलिए तो हम कंप्यूटर्स को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत चीज़ों को जल्दी जल्दी प्रोसेस कर लेता है। कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमें करने में दिमाग फट जाएगा, लेकिन कंप्यूटर उसी चीज़ को ईजिली कर लेगा, इसीलिए तो कंप्यूटर का यूज़ किया जा रहा है। एक बार बेटे आउटपुट आ गया, आउटपुट के बाद नीचे क्या आएगा? स्टोरेज। मुझे बताइए, क्या डेटा का स्टोरेज होना जरूरी है? यस सर। आप अपना डेटा किधर किधर स्टोर करते हैं? कंप्यूटर का डेटा कहाँ स्टोर होता है आपका? कंप्यूटर का आपका डेटा किधर स्टोर होता है? हार्ड डिस्क में स्टोर हो रहा है। क्या आपके जो व्हाट्सएप का चैट है या आपके जीमेल का जो भी मेल्स वगैरह है, क्या वो भी कहीं ना कहीं पर स्टोर हो रहा है? हाँ या ना? बराबर। अब वो हो सकता है कि तुम्हारे कंप्यूटर में स्टोर हो रहा हो या गूगल के सर्वर पर, लेकिन स्टोरेज भैया जरूरी है। सिर्फ आउटपुट आना ही जरूरी नहीं है, उसका किधर तो स्टोर होना भी जरूरी है। बराबर। जैसे तुम कोई पिक्चर देख के आ गए, भूल भुलैया 2, भूल भुलैया 2 की अगर मैं आपको एक से बढ़कर एक डायलॉग के बारे में बताऊँ तो आपको याद आएगा। जैसे देखिए, भूल भुलैया 2 में कियारा आडवाणी बोलती है कि हम ठाकुर हैं, हम मुसीबतों से भागते नहीं, उनका सामना करते हैं। अब इसका अगला डायलॉग कार्तिक आर्यन क्या बोलता है, जरा बोल के बताना। व्हाट इज द नेक्स्ट डायलॉग कार्तिक आर्यन सेज? वो बोलता है हम भी रंधावा है, मुसीबत आते निकल लेते हैं। अभी ये मेरे को याद कैसे? ये मेरे ब्रेन में स्टोर हो गया जब मैंने भूल भुलैया 2 को देखा। अच्छा, कितने बच्चों ने भूल भुलैया 2 देखा है कि नहीं देखा है? देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा सर। अरे क्या रे, नहीं देखा? सच में नहीं देखा आपने? नहीं देखा सर। नो सर। दैट, चलिए कोई बात नहीं। तो स्टोरेज का मतलब है जब इंफॉर्मेशन स्टोर होती है तो उसका रीयूज किया जा सकता है। तो मेरे को डायलॉग कैसे याद है, जब मैंने वो पिक्चर को देखा तो मेरे को डायलॉग सा याद हो गया यहाँ पर। गुंजन भी कह रही कि नहीं सर हमने नहीं देखा। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है बेटा आप बहुत ही ज़्यादा ही पढ़ाई को इतना भी, थोड़ा सा एंजॉयमेंट करा करो यार। संडेज को यू शुड गो आउट फॉर मूवी, प्लान सम मूवीज विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। इतना भी बिल्कुल ऐसे स्ट्रिक्ट पढ़ाई दिन भर ऐसे मत करो, थोड़ा संडे को रिफ्रेशमेंट होना चाहिए। इवनिंग टाइम जाया करो मूवीज़ के साथ, थोड़ा रिफ्रेशमेंट रहोगे तो पढ़ाई भी अच्छी तरीके से होगी। मेक रिफ्रेशमेंट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। डू नॉट एवरी टाइम स्टडी वॉक डाउन। अरे क्या भैया, इतना भी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी देयर बट इट शुड नॉट बी देयर कम्प्लीटली। मेक इट अ बैलेंस बिटवीन द टू। जब भी मैं कोई मजाक मस्ती की बात पूछता हूँ तो बच्चों से जवाब आता है हमने नहीं करा है, हम इससे कोसों दूर है। ऐसा क्यों हो रहा है भैया? थोड़ा सा एंजॉयमेंट करो। सो व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स मॉडल? सिंपल है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। और इतना सिंपल है, इस पर कभी भी आईसीआई थ्योरी वाला क्वेश्चन नहीं पूछता। तो सवाल आईसीआई क्या पूछता है, इस पर एमसीक्यू वाला सवाल आता है। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। चलिए लेट अस गो टू द इंपॉर्टेंट पार्ट। इस पर थोड़ा बाद में आएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पर। पहले कुछ और नॉलेज हम लेते हैं। वी नाउ गो टू द पार्ट्स ऑफ इंपॉर्टेंट फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, components of information system। components of information system। ये देखो, ये एक प्यारा सा कंप्यूटर बनाता हूं मैं, प्यारा सा कंप्यूटर, बराबर। अब इस कंप्यूटर के कंपोनेंट्स का मतलब है इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी? मुझे बताइए, क्या कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है? यस। हार्डवेयर को चलाने के लिए तेरे को सॉफ्टवेयर लगेगा क्या? यस। बराबर। अभी हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, लेकिन डू यू नीड डेटा इन द कंप्यूटर? विदाउट डेटा कंप्यूटर क्या करेगा? डेटा चाहिए क्या तेरे को? यस, डेटा चाहिए हमको। अच्छा, कंप्यूटर में नेटवर्क की जरूरत है क्या? हाँ डेफिनेटली जरूरत है। विदाउट नेटवर्क तो कोई कंप्यूटर काम नहीं करेगा। देर आर 2 टाइप्स ऑफ नेटवर्क, इंटरनल नेटवर्क एंड एक्सटर्नल नेटवर्क। बात करेंगे इसके बारे में। तो नेटवर्क ऑल्सो बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। इन सब में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम मिस आउट कर जा रहे हैं, एंड दैट इज पीपल। अगर हम नहीं हैं तो कंप्यूटर का कोई यूज है क्या? एक मिनट, फोन बज गया, 2 मिनट रुकना। अगर हम नहीं हैं तो क्या कंप्यूटर का कोई यूज है क्या? नहीं। आपने वो ऋतिक रोशन की मूवी देखी है ना,
क्रिश, सॉरी नॉट क्रिश, कोई मिल गया, उसमें वो ऋतिक रोशन बोलता है ना, कंप्यूटर ने इंसान को नहीं बनाया सर, इंसान ने कंप्यूटर को बनाया है। तो बेसिकली वेदर वी आर एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, क्या आप इससे एग्री करते हैं? Yes, sir. हाँ, अगर हम हैं तो कंप्यूटर का वजूद है, हम अगर नहीं है तो कंप्यूटर का कोई यूज़ नहीं है। तो इवन वी आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कंप्यूटर सिस्टम। सो इसलिए कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या क्या है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल, नेटवर्क। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और डीप में जाएंगे। जैसे ये जो सॉफ्टवेयर है ना, इस सॉफ्टवेयर के हम दो हिस्से करेंगे। एक हम बोलेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक हम बोलेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा हम बोलेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के दो हिस्से, सिस्टम एंड एप्लीकेशन। बेटे सिस्टम सॉफ्टवेयर का सिंपल नाम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जब जाएंगे तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। डेटा, डेटा को हम थोड़ा सा नाम बदल कर लिखेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी क्या होता है जब हम जाएंगे तब आपको बिल्कुल आराम तरीके से बता देंगे। चलो अब शुरुआत किससे करेंगे सर? शुरुआत हम करेंगे नेटवर्क से। विल फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क जरूरी है क्या? मेरा सवाल है आपसे, कंप्यूटर में नेटवर्क नहीं रहा तो क्या होगा? क्या होगा? कंप्यूटर में नेटवर्क नहीं रहा तो क्या होगा, बताना जरा एक बार। कंप्यूटर रन नहीं करेगा। सो बेसिकली नेटवर्क जरूरी होता है हर कंप्यूटर में। आपको मैं बता दूं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क, हम इसकी बात कर रहे हैं। एक है आपका एक्सटर्नल नेटवर्क, एक है इंटरनल नेटवर्क। कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर आपको लेकर जाता हूँ। लेट अस गो टू मदरबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर। मदरबोर्ड कभी देखा है क्या? मम्मी वाला बोर्ड, नाम सुना है मदरबोर्ड? ये देखो, ये होता है किसी भी कंप्यूटर का मदरबोर्ड। तो क्या हमें सिलेबस में सर मदरबोर्ड सीखना है? नहीं बेटा, ये मदरबोर्ड बनाना और सीखना इंजीनियर लोगों का काम है। हमारा काम है ये जानना कि इसमें क्या क्या ज़रूरी है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपके मदरबोर्ड पे कहीं पर हार्ड डिस्क लगी होती है, इस तरीके से कहीं पर आपके कंप्यूटर के रैम लगे होते हैं। मतलब मदरबोर्ड ये ग्रीन कलर का है, लेकिन उस पर ना अलग अलग कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। थोड़ा मैं कुछ और अच्छी इमेज आपको दिखाने का ट्राई करता हूँ, ज़रा आप देखना इस इमेज को। इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करता हूँ। यस, अरे वो और छोटी हो गई। दूसरा वाला इमेज लेता हूँ, ये वाला देखिए। इस इमेज में अगर देखो तो एक फ्लैट टाइप का ये होता है मदरबोर्ड, और उसके ऊपर अलग अलग कंपोनेंट्स लगे होते हैं। इसका ये मतलब है ना कि हार्ड डिस्क कहीं दूर है, ये रैम कहीं और लगा हुआ है, आपका पावर सप्लाई कहीं और लगा हुआ है। अब क्या हार्ड डिस्क और रैम में क्या कनेक्शन होना जरूरी है क्या? वेदर दे शुड बी कनेक्टेड टू ईच अदर? Yes, sir. बराबर। जरा देखो साइड व्यू से देखो आप, मदरबोर्ड का मतलब ये छोटा सा चिप है यहाँ पर, मतलब बड़ा सा चिप होता है, और उसके ऊपर अलग अलग चीज़ें यहाँ पर लगी होती है। और उस मदरबोर्ड को अगर आप अच्छे से देखोगे ना तो ऐसी लाइंस आपको वहाँ पर दिखाई देती है मदरबोर्ड की। ये देखिए कुछ नेटवर्क टाइप आपको दिखाई देता है। ये लाइंस दिख रही है आपको, यहाँ पर ग्रीन लाइंस दिख रही है मदरबोर्ड पर। Yes, sir. सो बेसिकली ये ग्रीन लाइंस आर तुम्हारे कंप्यूटर का इंटरनल नेटवर्क। अभी थोड़ा सा ड्राइंग करके मैं दिखाता हूँ बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए। विजुअलाइजेशन जरूरी है, तभी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये कंप्यूटर का मदरबोर्ड है, बराबर। इधर तुम्हारा सीपीयू लगा हुआ है, इधर तुम्हारे कंप्यूटर का रैम लगा हुआ है, ठीक है। इधर कंप्यूटर का हार्ड डिस्क लगा हुआ है। तो ये तो अलग अलग जगह पर लगे हुए हैं, तो इनमें कनेक्शन होना जरूरी है ना? हाँ, तो इसलिए यहाँ पर ऐसी बस लाइन्स होती है। इंटरनल से ये नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं और यहाँ से वहाँ डेटा खेलते रहता है। तो इसलिए ये जो नेटवर्क है जो तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर है, मदरबोर्ड पर है, उसको बोलेंगे इंटरनल नेटवर्क। क्या बोलेंगे बेटा उसको? इंटरनल नेटवर्क। और क्या सर एक्सटर्नल नेटवर्क की भी ज़रूरत है क्या? वेदर यू ऑल्सो रिक्वायर्ड एक्सटर्नल नेटवर्क? हाँ, इंटरनेट की ज़रूरत है क्या आज के ज़माने में? क्या आप और हम इंटरनेट से जुड़े हुए हैं ना आज? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो इंटरनेट कौन से टाइप का नेटवर्क हो गया, एक्सटर्नल की इंटरनल? External. एक्सटर्नल। एक बच्चा बोल रहा है इंटरनल। बेटे इंटरनल नहीं है, इंटरनल नहीं है,
इंटरनेट इज एन एक्सटर्नल नेटवर्क, बाहर की दुनिया का नेटवर्क से हम कनेक्ट हो रहे हैं हमारे कंप्यूटर में। तो देखिए दुनिया में दो टाइप के नेटवर्क हो गए, या भी उसमें भी अलग अलग टाइप से, कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क्स एंड कनेक्शन लेस नेटवर्क। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब है वायर्ड, और कनेक्शन लेस का मतलब है वायरलेस। तुम्हारे फ़ोन में जो इंटरनेट की रेंज आती है वो वायरलेस है कि वायर्ड है? वायरलेस है। बेटा कौन बच्चा बोला वायर्ड है? जो बच्चा बोला वायर्ड है वो जहाँ कहीं बैठा वहाँ से पीछे कूद जाए। इट कहाँ से वायर्ड है? मुकेश अंबानी वायर लेके तुम्हारे घर आ रहा है क्या? नहीं ना, रेंज आ रही है जियो की तुमको, तुम अपने कमरे में बैठे हुए हो और तुम्हारे मोबाइल फ़ोन में रेंज आ रही है, तो ये वायरलेस नेटवर्क है। अगर तुम अपने लैपटॉप या अभी हमारे क्लासेस को देखते हो और ब्रॉडबैंड की वायर को तुमने कनेक्ट कर रखा है, तो कौन से टाइप का नेटवर्क है, वायर्ड या वायरलेस? वायर। तो अभी हमेशा ध्यान देना, दुनिया में सबसे पहले बनता है वायर वाला नेटवर्क, उसके बाद बनता है वायरलेस नेटवर्क। बराबर, दुनिया में सबसे पहले बनता है वायर वाला नेटवर्क, उसके बाद ही आता है वायरलेस नेटवर्क। विदाउट वायर्ड नेटवर्क वायरलेस नेटवर्क हो ही नहीं सकता। आपको फिर से मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट का रिवीजन करवा देता हूँ। सबमरीन केबल्स हमने आपको दिखाई थी कि दुनिया इंटरनेट से कैसे जुड़ी हुई है। कितने बच्चों को याद है? बताया था आपको हमने सबमरीन केबल नेटवर्क। एक बार फिर आपको मैं याद दिला देता हूँ। इस तरीके से पूरी दुनिया नेटवर्क से जुड़ी हुई है। फिजिकल वायर्स है जो समुंदर के नीचे होती हुई अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को ज्वाइन करती है, और ये मैप है आपके सामने। देखिए अफ्रीका कैसे पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। इधर नीचे अपना भारत माता की जय, इंडिया आ गया। इंडिया 5 पॉइंट से पूरे वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। ये 5 पॉइंट कौन से है? एक है मुंबई, एक है कोचिन, इधर नीचे त्रिवेंद्रम, ट्यूटिकोरिन, और यहाँ पर है चेन्नई। ये वो 5 जगह है जहाँ से इंडिया को इंटरनेट आता है। और बेटा अभी हम लोग जहाँ महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं, हमारे लिए सबसे नज़दीकी इंटरनेट कनेक्शन पॉइंट है मुंबई का। सो दुनिया में पहले आया वायर्ड नेटवर्क, उसके बाद ही आया वायरलेस नेटवर्क। तो ये मैप देखकर आपके सामने प्रूफ हो गया कि नेटवर्क की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ये नेटवर्क्स ना होते तो आप एक दूसरे से कम्युनिकेशन ही नहीं कर पाते। तो कम्युनिकेशन के लिए नेटवर्क का होना हद ज़्यादा ज़रूरी है। चलो अब आते MCQ वाले सवाल पर। यह MCQ के रिलेटेड इंपॉर्टेंट सवाल। नेटवर्क आर मॉडल टू एड्रेस द फॉलोइंग बेसिक इश्यूज। एग्जाम में सवाल आएगा, व्हाट आर द बेसिक इश्यूज एड्रेस्ड बाय द नेटवर्क। नेटवर्क में कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, या व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ नेटवर्क। आंसर इज दिस, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ नेटवर्क: राउटिंग, बैंडविड्थ, रेसिलियंस एंड कंटेंशन। देखो थोड़ा थोड़ा ना टेक्निकल है, लेकिन आप उसको इंटरेस्ट लेके करो कि ये चीज़ें होती कैसी है। अगर आपका एटीट्यूड ऐसा होगा ना, ये हम क्यों पढ़ रहे यार, ये तो दिमाग में नहीं जा रहा यार, तो दिमाग में जाएगा ही नहीं। थोड़ा सा स्लेट को क्लीन करो। मैंने पहले ही बताया था ऑफ बीट टॉपिक है, बिल्कुल ही आपके मेन सिलेबस से हटकर है, लेकिन ज़रूरी है आपके लिए। नहीं तो क्या होता है ना, कंप्यूटर वाला आता है, मेंटेनेंस करता है और आपको पागल बना के जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। सो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आ जाएगा तो अंडरस्टैंडिंग आएगी सिस्टम्स कैसे काम करती है। देखिए राउटिंग, नेटवर्क में सबसे बड़ा काम होता है राउटिंग का। दीज आर द 4 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ नेटवर्क: राउटिंग, बैंडविड्थ, रेसिलियंस एंड कंटेंशन। राउटिंग का मतलब होता है रास्ता दिखाना। राउटिंग का मतलब होता है रास्ता दिखाना। मुझे बताइए, आप किसी अननोन प्लेस पर जाते हो, लोगों से रास्ता पूछते हो क्या? वेदर यू आस्क फॉर द प्लेस टू एनी पीपल, आप पूछते हो ना, इकडे कसं जायचं, तिकडे कसं जायचं, इधर से बोलते इधर से राइट चला जा, फिर आगे एक सर्कल आएगा, वहां से वापस रे लेफ्ट ले लो। ऐसा होता है? कभी हुआ है आपके साथ? बराबर। आज की दुनिया में हम उसको गूगल मैप से भी सॉल्व कर सकते हैं। वी यूज गूगल मैप्स फॉर एक्सेस टू अलग अलग लोकेशन। लेकिन अब देखो सबमरीन केबल का मैप हमने आपको बताया था। अब ये देखो, ये इधर यूएस है, यूएस, और तेरा इंडिया तो इधर बैठा हुआ है, बराबर। अब तुमने जीमेल को ओपन करा, मतलब तुमने इंडिया से गूगल का सर्वर जो यूएस है में उसको एक्सेस करा।
लेकिन इंडिया यूएस डायरेक्टली कनेक्टेड थोड़ी एक दूसरे से, बीच में अफ्रीका है, इधर यूरोप है, बहुत सारी कंट्रीज है। तो इंटरनेट कनेक्शन अफ्रीका से, यूरोप से होते हुए, छोटे छोटे आइलैंड्स पे कनेक्शन होते हुए फिर यूएस को जा रहा है। इसका मतलब देयर हैज़ टू बी समवन इन बिटवीन जो तुम्हारे डेटा को रास्ता दिखाए। वो बोलेगा एक काम कर, पहले अफ्रीका जा, एक काम कर घूम के यूरोप चल जा, फिर एक काम कर अंदर से निकल के यूएस में चले जा, और वो उधर गूगल का सर्वर है उससे जाके बात कर ले। तो ये रास्ता बताने वाला कौन है? ट्रैफिक पुलिस होना चाहिए ना बीच में। तो वो ट्रैफिक पुलिस है आपका राउटिंग, राउटर या राउटिंग, ये वो डिवाइस है जो इंटरनेट कनेक्शन में डायरेक्शंस को दिखाता है, ट्रैफिक पुलिस का काम करता है। ज़रा देखिए क्या लिखा हुआ है, इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग ऑन हाउ टू कम्युनिकेट द डेटा फ्रॉम अ सोर्स टू अ डेस्टिनेशन इन अ नेटवर्क। बैंडविड्थ की बात करेंगे बेटा। सर ये बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ का मतलब होता है आपका डेटा कैरिंग कैपेसिटी। जैसे एक छोटा सा गली में 2-3 गाड़ियाँ एक साथ जा सकती है। फिर अपने नासिक का एग्जाम्पल ले तो गंगापुर रोड है, पुणे का एग्जाम्पल है तो तिलक रोड है, बराबर, अलका टॉकीज का वो एरिया है। फिर अगर हम हाईवेज की बात करें तो 6 लेन का हाईवे, 8 लेन्स का हाईवे, जितना हाईवे की कैपेसिटी ज़्यादा होगी उतनी पैरेलल एक साथ गाड़ियाँ चलती जाएंगी। तो बेसिकली बैंडविड्थ का मतलब है आपके नेटवर्क की कितनी कैपेसिटी है डेटा को एक साथ कैरी करने की। 2G नेटवर्क, 3G नेटवर्क एंड 4G नेटवर्क, क्या फ़र्क है? 4G नेटवर्क में बहुत सारा डेटा एक साथ आ सकता है, इसलिए इस डेटा का स्पीड बहुत ज़्यादा है, बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा है। उसके बाद अगर 2G या 3G नेटवर्क की बात करें तो उसका हाईवे थोड़ा सा छोटा है तो कम डेटा वहाँ से गुजरेगा। सो इट डिपेंड्स, नेटवर्क का स्पीड डिपेंड करेगा बैंडविड्थ पर। हम जैसे बोलते हैं ना, हमने इंटरनेट का प्लान लिया, 100 Mbps का प्लान लिया, 30 Mbps का प्लान लिया, ऐसे होते ब्रॉडबैंड के प्लान, हाँ या ना? तो बेसिकली वो 100 Mbps, 80 Mbps वो कहाँ से पता चलता है? बैंडविड्थ से पता चलता है। चलिए देखेंगे बेटा रेसिलियंस क्या होता मतलब है इसका। इट रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ नेटवर्क टू रिकवर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एरर लाइक कनेक्शन फेलियर, लॉस ऑफ डेटा एक्सेट्रा। मुझे बताइए क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप जियो का इंटरनेट यूज़ कर रहे थे, अचानक से इंटरनेट स्लो हो गया और फिर आपने क्या करा, मोबाइल को फ्लाइट मोड पे डाला, फिर वापस उसको नॉर्मल मोड पे किया और इंटरनेट फिर से अच्छे से चलने लगा? क्या ऐसा हुआ है आपके साथ कभी? यस सर। तो आपको क्या लगता है ऐसे मैजिक से हो गया क्या? भगवान का नाम लेने से ऐसा हो गया? नहीं, नेटवर्क में वो कैपेबिलिटी होती है। बहुत सारे रास्ते नेटवर्क के लिए। अब देखो इंडिया से यूएस जाना है डेटा, तो डेटा पहले अफ्रीका के एक लाइन पर चला गया, वो लाइन पर अगर एरर आता है तो डेटा वापस आता है और दूसरे लाइन से चला जाता है। मतलब नेटवर्क हमेशा चलेगा, एक रास्ता बंद हो गया तो दूसरा रास्ता ढूंढ लेगा, दूसरा बंद हो गया तो तीसरा रास्ता ढूंढ लेगा। हमने आपको सबमरीन केबल का मैप दिखाया, एक केबल नहीं लाखों केबल्स पूरे वर्ल्ड में बिछी हुई है, एक नहीं तो दूसरे से डेटा चला ही जाएगा। उसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिलियंसी। अगर बीच में कहीं पर ब्रेक भी होता है तो दूसरे रास्ते से डेटा निकल जाएगा, लेकिन आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाकर ही रहेगा। दैट्स वाई वी हैव सो मेनी वायर्स इन द वर्ल्ड। रेसिलियंसी का फीचर इसको कहते हैं। और लास्ट बेटा कंटेंशन। अभी कंटेंशन का मतलब बड़ा बढ़िया है, ये आपने कभी ना कभी ऑब्जर्व किया होगा। इमेजिन करना, देर आर 2 कंप्यूटर्स, ठीक है, देर आर 2 कंप्यूटर्स। एक कंप्यूटर में एक कंप्यूटर को एक्सेस कर रही है चंपा और उसी कंप्यूटर को एक्सेस कर रही है ये है चमेली का कंप्यूटर, बराबर। अब यहाँ पर एक सेंट्रल सर्वर है, यहाँ पर ये क्या है, सेंट्रल सर्वर। सेंट्रल सर्वर पर यहाँ पर एक पीडीएफ का फाइल है, पीडीएफ का फाइल। अब चंपा भी इस कंप्यूटर को एक्सेस कर सकती है, चमेली भी इस कंप्यूटर को एक्सेस करती है नेटवर्क के थ्रू। अब होता ये है कि सेम टाइम पर चंपा भी इस फाइल को क्लिक करती है और चमेली भी इस फाइल को क्लिक करती है। जब ऐसा होता है, अब यहाँ पर एक मैजिक होता है। क्या होता है? जिसका क्लिक मिली सेकेंड्स में सबसे पहले बैठ गया ना, उसको वो फाइल एडिटेबल फॉर्मेट में ओपन हो जाएगी, उसको वो फाइल एडिटेबल फॉर्मेट में ओपन हो जाएगी और दूसरे को वो फाइल सिर्फ रीड ओनली फॉर्मेट में ओपन हो जाएगी। ये आपके साथ कभी हुआ है कैसे?
एक ही कंप्यूटर को आप भी एक्सेस करते हैं, आपका दोस्त भी एक्सेस कर रहा है। एक फाइल को आपने भी क्लिक करा, उसने भी क्लिक करा, जिसने पहले क्लिक कर ला उसके लिए फाइल ओपन हो जाएगी, दूसरे के लिए सिर्फ रीड ओनली फाइल दिखाई देगी। ऐसा क्यों? अगर दोनों के लिए फाइल एडिटिंग फॉर्मेट में ओपन हो जाएगी तो दोनों एडिटिंग करेंगे, फिर कंप्यूटर कंफ्यूज होगा ना कि मैं किसका डेटा सेव करूं, चंपा का सेव करूं कि चमेली का सेव करूं। तो कंप्यूटर क्या बोलता, भैया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, चमेली ने पहले क्लिक कर लिया ना, हम डेटा चमेली के लिए ओपन कर देंगे एडिट करने के लिए। और चंपा तू भी खुश हो जा, तेरे को सिर्फ डेटा दिखाई देगा, तू एडिट नहीं कर पाएगी। इसको बोलते हैं कंटेंशन। जब दो चीज़ें, जब दो यूज़र आपस में आकर एक ही डेटा को एक्सेस करते हैं तो जिसने पहले एक्सेस किया उसको एडिटेबल में दिखेगा और दूसरे को सिर्फ रीड ओनली में दिखेगा। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटेंशन इन अ नेटवर्क। देखो क्या लिखा हुआ है सर। हाँ बोलिए। सर एडिटेबल और रीड ओनली का एक एग्जांपल बताओ। क्या हो गया? आपने बोला ना एडिटेबल और रीड ओनली का, हाँ उसका एग्जांपल बताओ। एग्जाम्पल बेटा मैं कैसे दिखा सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास अभी सिर्फ मेरा ही कंप्यूटर है और अभी क्योंकि मैं सारे फाइल्स को मैं अकेला ही एक्सेस कर रहा हूँ तो मुझे वो एडिटेबल फॉर्मेट में दिखेगा। एडिटेबल फॉर्मेट मतलब बताता हूँ, चलो एडिटेबल फॉर्मेट दिखा देता हूँ आप। अब जैसे कोई भी वर्ड फाइल है, ये इसको मैंने फाइल को डबल क्लिक करा तो अच्छा अभी ऑफिस ओपन हो रहा है, चलो दूसरा देख लेते तब तक। या फिर मीटिंग मिनट्स, इस पीडीएफ फाइल को मैंने ओपन करा, जैसे मैंने पीडीएफ फाइल को ओपन करा ये मेरे लिए ओपन हो गया। अब इसको मैं प्रिंट कर सकता हूँ, इसमें मेरे पास पीडीएफ का लाइसेंस है तो मैं इसमें चेंज भी कर सकता हूँ, इमेज भी ऐड कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं एडिटेबल फॉर्मेट, मतलब हम इसमें डेटा में चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन यही फाइल एट ए टाइम अगर कोई दूसरा एक्सेस कर रहा है तो वो चेंज नहीं कर पाएगा, उसको केवल व्यू ओनली में दिखाई देगा, वो चेंज नहीं कर पाएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिटेबल एंड नॉन एडिटेबल। समझ में आ रहा है? यस सर। Everybody, are you understanding this concept of contention? Yes, sir. सिर्फ लड़कों को समझ में आ रहा है क्या? What about girls out there? हाँ तो बोलने का ना, फिर बोलायचं ना, नाश्ता वाश्ता करे हो कि नहीं करे हो, सुबह से दूध चाय तो पिया होगा, थोड़ा बोला करो आप क्लास में। It refers to the situation that arises when there is a conflict for some common resource in a network. Conflict मतलब two users are accessing the same network. Two users are accessing the same network. अब नेटवर्क वाला पार्ट यहाँ पर खत्म हो रहा है, एक लास्ट आंसर यहाँ पर बच रहा है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क। सर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन ये है, थियरी क्वेश्चंस ये आता है, ऊपर जो पड़ा हुआ एमसीक्यू में आता है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के क्या बेनिफिट्स है? सबसे पहला बेनिफिट है डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। There would be many situations where the information has to be distributed geographically. Example, in case of banking company, accounting information of various customer could be distributed across various branches, but to make consolidated balance sheet at the year end, it would need networking to access information from all its branches. Example, State Bank of India, नासिक की ब्रांच, पुणे की ब्रांच, दिल्ली की ब्रांच, हैदराबाद की ब्रांच, क्या अलग अलग ब्रांचेस में लोग अलग अलग टाइप के अकाउंट्स ओपन करते हैं? हाँ या ना? यहां पर कोई है क्या एसबीआई का कस्टमर? तो देखो, एक ब्रांच नासिक में है, एक ब्रांच हैदराबाद में है, एक ब्रांच दिल्ली में है। नासिक के बच्चों ने नासिक में ब्रांच ओपन करा, ब्रांच नहीं ओपन करा, अकाउंट ओपन करा। दिल्ली के बच्चों ने दिल्ली के ब्रांच में अकाउंट ओपन करा, पुणे के बच्चों ने पुणे के ब्रांच में अकाउंट ओपन करा। लेकिन जो मुंबई है वहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस है। ये सारा डेटा बेसिकली, अकाउंट आप किसी भी ब्रांच से ओपन करो, डेटा हेड ऑफिस पर ही स्टोर होगा। ऐसे कैसे? कंप्यूटर तो तुम्हारा नासिक में है, वो आंटी अंकल बैंक वाले नासिक में बैठे हुए, पुणे में बैठे हुए, दिल्ली में बैठे हुए, फिर डेटा मुंबई में कैसे स्टोर हो रहा है? कनेक्शन के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू, सेंट्रलाइज डेटाबेस। कहाँ है सेंट्रलाइज डेटाबेस? मुंबई में है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ प्रोसेसिंग। डेटा चाहे कहीं भी हो, उसका प्रोसेसिंग सेंट्रलाइज्ड होगा, और जब बैंक का ऑडिट करना है तो ये यहाँ पर सर्वर क्या करेगा? ईयर एंड पर
इसका नासिक का बैलेंस शीट नासिक को भेज देगा, दिल्ली का बैलेंस शीट दिल्ली को भेज देगा, पुणे का बैलेंस शीट पुणे को भेज देगा, ताकि ईयर एंड पर उस ब्रांच को ये पता चले कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ प्रोसेसिंग। सो नेटवर्क का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप एक ही चीज़ को लोगों में बांटकर काम कर सकते हैं और वापस उसको कंसोलिडेट भी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। बैंकिंग में भी ऐसा होता है। चलिए रिसोर्स शेयरिंग की बात करेंगे। मुझे बताइए नेटवर्क के थ्रू रिसोर्स शेयर हो सकता है क्या? आप अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करके क्या आपके मोबाइल का इंटरनेट किसी और को दे सकते हैं क्या? सो वो आप बेसिकली कर क्या रहे हो? अपने मोबाइल में आने वाला इंटरनेट किसी दूसरे के साथ शेयर कर रहे हो। तो शेयर कैसे कर रहे हो? वायरलेस नेटवर्क के थ्रू। शेयर कैसे किया जा रहा है? वायरलेस नेटवर्क के थ्रू। बराबर। जैसे हमने ग्रिड कंप्यूटिंग में सीखा था, ग्रिड कंप्यूटिंग में हमने क्या देखा था कि अलग अलग पूरे दुनिया के कंप्यूटर को मैंने मेरे कंप्यूटर से जोड़ा है। अरे जोड़ा किससे है? नेटवर्क से ही तो जोड़ा है। और फिर मैंने आपको बताया था मेरा यूएस का एक दोस्त है, उसके वहाँ पे एक बहुत बड़ा एमआरआई का मशीन है, उस एमआरआई मशीन को मैं यहाँ बैठकर कंट्रोल कर सकता हूँ। एग्जाम्पल याद आ रहा है क्या आपको? यस सर। सो बेसिकली दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्स शेयरिंग। आपके रिसोर्सेज नेटवर्क में आप शेयर कर सकते हो। दैट इज व्हाट इट इज। कंप्यूटेशनल पावर क्या मतलब है सर इसका? द कंप्यूटेशनल पावर ऑफ मोस्ट एप्लीकेशंस वुड इंक्रीज द ड्रास्टिकली इफ प्रोसेसिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स कंप्यूटर सिस्टम। वही अपना ग्रिड कंप्यूटिंग का एग्जांपल याद आ रहा है? ग्रिड कंप्यूटिंग में 4 आंसर देखे थे, उसमें एक सबसे पहला आंसर था रिसोर्स, कि कौन कौन से रिसोर्स को शेयर किया जा सकता है। उसमें एक था कंप्यूटेशन, पहला ही था कंप्यूटेशन, याद आ रहा है? i5, i7, i10 अलग अलग चीज़ें, और सब प्रोसेसिंग को अगर मैंने मेरे इसमें जोड़ दिया तो मेरा ये लल्लू लाल कंप्यूटर जो है वो सुपर कंप्यूटर में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? सभी का जो प्रोसेसिंग पावर है वो इसमें आ जाएगा। तो कंप्यूटेशनल पावर को भी बढ़ाया जा सकता है नेटवर्क की मदद से। तो पहले 3 बेनिफिट्स कौन से? डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ प्रोसेसिंग, रिसोर्स शेयरिंग, कंप्यूटेशनल पावर। लेट अस कम टू द लास्ट टू। फोर्थ एंड फिफ्थ, रिलायबिलिटी। इसको आप नीचे लिख सकते हैं रेसिलियंस। मुझे बताइए फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन क्या 24/7 चालू रहता है? यस सर। इनकम टैक्स की वेबसाइट 24/7 चालू रहती है क्या? यस सर। अच्छा, व्हाट अबाउट यूट्यूब? 24/7 चालू रहता है क्या यूट्यूब? या यूट्यूब ऐसा बोलता है आज मेरा उपवास है, मंगलवार है, हनुमान जी का वार है, चलो आज छुट्टी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और ख़त्म। ऐसा होता है क्या? छुट्टी उट्टी लेता है क्या यूट्यूब? नहीं लेता। 24/7 चलने के लिए आपका नेटवर्क का स्ट्रांग होना ज़रूरी है। तो रेसिलियंसी का फीचर, रिलायबिलिटी का मतलब है कि नेटवर्क इतने स्ट्रांग बने हुए हैं कि आप जब कभी भी जाकर इंटरनेट को यूज़ करते हो, इंटरनेट हमेशा अवेलेबल है। फिर वो चाहे वायर्ड हो, वायरलेस हो, जियो का इंटरनेट है, एयरटेल का इंटरनेट है, दोनों के इंटरनेट से यूट्यूब चलता है, बिकॉज नेटवर्क पूरी दुनिया में जुड़ा हुआ है। रिलायबल है, हमेशा चलता ही रहेगा, उसमें नॉर्मली ब्रेकेज नहीं होगा। ज़रा देखिए क्या लिखा हुआ है। मैनी क्रिटिकल एप्लीकेशन शुड बी अवेलेबल 24/7 if such applications are run across different systems which are distributed across network, then the reliability of the application would be high। क्योंकि एक वायर थोड़ी जुड़ी हुई है, लाखों वायर जुड़ी हुई है। एक फेल तो दूसरी फेल तो तीसरी फेल तो चौथी, एक ना एक वायर से कनेक्शन तो तुम्हारा बैठ ही जाएगा। बराबर। चलिए, यूज़र कम्युनिकेशन। सोशल मीडिया पर आप किसी से चैट करते हो क्या या नहीं करते हो? यस सर। टेल मी सम एग्जांपल्स ऑफ सोशल मीडिया जहाँ पर आप चैटिंग करते हैं। मैं इंसानों के नाम नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा आप किससे चैट करते हो वो नहीं पूछा। मतलब कैसे चैटिंग कैसे करो? व्हाट्सएप का यूज़ कर रहे हो? हाँ। फेसबुक का यूज़ कर रहे हैं? हाँ। इंस्टाग्राम का यूज़ कर रहे हैं? हाँ। बहुत से बच्चे तो ऐसे कि पता नहीं किसी अननोन लोगों को मैसेजेस कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, हाय वुड लाइक टू बी फ्रेंड्स विथ यू, है ना? ऐसे आपने कई सारे लोगों को मैसेज किया होगा। आपको रिप्लाई आया नहीं आया वो अलग बात है, हमको टेक्निकल देखना है। यूज़र कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू पॉसिबल है। देखो यार,
कितना बढ़िया है। इंटरनेट जब नहीं था ना दुनिया में, तब ये सब टेलीग्राम, कबूतर जा जा ये सब चलता था। आज कबूतर की ज़रूरत नहीं है क्यों, हमारे पास इंटरनेट है। आज हम एक ऐसे टाइम में खड़े हैं कि आपके मन में जो कुछ भी है आप पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं एक ही झटके में। क्या करना है, वीडियो बनाना है, सोशल मीडिया पर डालना है, मैसेज करना है, स्टेटस लगाना है, पूरी दुनिया को आपका स्टेटस दिख जाता है। सो वी आर इन द एज ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ पर एक इंसान दूसरे से दूर की दूरी पर भी जुड़ा हुआ है, और ये सब किसकी बदौलत हो रहा है, नेटवर्क की बदौलत हो रहा है। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क। सो व्हाट आर द 5 पॉइंट्स। पहला, डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, रिसोर्स शेयरिंग, कंप्यूटेशनल पावर। लास्ट के 2 पॉइंट कौन से, रिलायबिलिटी एंड यूजर कम्युनिकेशन। अब एक बार विदाउट देखकर आप बताओगे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क। पहले 3 कौन से, व्हाट आर द फर्स्ट 3। डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, रिसोर्स शेयरिंग, कंप्यूटेशनल पावर। लास्ट के 2 कौन से, यूजर कम्युनिकेशन। बहुत बढ़िया बेटे। बाकी बच्चों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि जो 5-6 बच्चे आंसर करें उन्होंने ठेका नहीं ले रखा, आप भी आंसर कर सकते हो। द मोर यू रिपीट द मोर इट विल बी अ पार्ट ऑफ योर, मतलब ईजी जाएगा आपके लिए, नहीं तो ये बेवफाई में ये सब्जेक्ट कहीं और चला जाएगा। सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क। अभी नेटवर्क खत्म हुआ कि नेटवर्क क्या करता है, कैसे होता है, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अगला, अच्छा एक काम कीजिए, टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक एंड वी विल बी बैक। अभी बज रही है 9:10, सो वी विल बी बैक एट एग्जैक्टली 9:15। टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक, ब्रेक टाइम 5 मिनट्स, वी विल बी बैक इन 5 मिनट्स। चलो एवरीवन, वी आर बैक। आ गए क्या सारे बच्चे, एवरीबडी आउट देयर, आ जाओ जल्दी जल्दी। सो कंप्यूटर नेटवर्क को हमने देखा ब्रेक के पहले कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, वायरलेस, वायर, कंप्यूटर नेटवर्क के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इश्यूज क्या क्या होते हैं, एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो नेटवर्क वाला पार्ट यहाँ पर खत्म हो गया। अब हम चलेंगे बेटा हार्डवेयर पर। हार्डवेयर सिंपल है, अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ईजी है। हार्डवेयर पर चलते हैं। हार्डवेयर में हमको क्या क्या देखना है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। स्टोरेज मतलब मेमोरी, आउटपुट में भी क्या क्या होता है देखते हैं। सो लेट अस कम टू द वर्ल्ड ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर में सबसे पहले आएगा इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। इनपुट डिवाइसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट डिवाइसेस, ऐसे डिवाइसेस जहाँ से डेटा कंप्यूटर में अंदर जाता है। मुझे बताइए कौन कौन से ऐसे डिवाइसेस है जहाँ से डेटा कंप्यूटर के अंदर जाता है, कोई जानकारी है आपको इस बारे में? माउस से डेटा जाता है क्या, ये देखिए माउस, क्या इससे डेटा कंप्यूटर में जाता है क्या? हाँ जाता है। व्हाट अबाउट कीबोर्ड, कीबोर्ड से टाइप करने से क्या डेटा कंप्यूटर में जा रहा है? हाँ बिल्कुल जा रहा है। अच्छा ये राइटिंग पैड देखिए, जैसे ही मैं इस पर कुछ लिखता हूँ, आप स्क्रीन पर देखते रहना, जैसे ही मैं इस पर कुछ लिखूंगा क्या डेटा कंप्यूटर में जा रहा है? 100% जा रहा है। सो बेसिकली ऐसे डिवाइसेस जहाँ से डेटा कंप्यूटर में जाता है, ऑल देयर विल बी अ पार्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस। अच्छा मेरा आपसे सवाल है, ये तो हो गया। व्हाट अबाउट अ बारकोड रीडर? डीमार्ट में आप जाते हैं या किसी भी बिग बाजार में जाते हैं, वहाँ पर बारकोड से स्कैन किया जाता है, क्या वो बारकोड रीडर इनपुट डिवाइस में आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। आपका बिल क्रिएट होता है ना उससे, सो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ इनपुट डिवाइस। बहुत बढ़िया। वेबकैम, माइक्रोफोन, रीडर, देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स है आपके सामने, तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बचपन से आपने सीखा हुआ ये कीबोर्ड, माउस, पॉइंटिंग डिवाइस मतलब सो ऑन, स्कैनर, बारकोड, एमआईसीआर, रीडर्स, वेबकैम्स, माइक्रोफोन, स्टाइलस। स्टाइलस मतलब बेसिकली ये जो पेन है इसको स्टाइलस बोलते हैं। सैमसंग के नोट सीरीज में स्टाइलस भी आपको साथ में आता है, जहाँ से बेसिकली डेटा कंप्यूटर में जाता है, उसको बोलेंगे इनपुट डिवाइस। अभी आपका फेवरेट प्रोसेसिंग डिवाइस, व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? एक फेवरेट आंसर दे देना आपका।
व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? CPU, central processing unit. So that is the main thing which processes the instructions given to the computer. लेकिन अब ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना, इसमें भी अंदर 3 पार्ट्स होते हैं. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स के देर आर 3 पार्ट्स: कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड रजिस्टर्स. कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड रजिस्टर. अब ये कंट्रोल यूनिट का क्या मतलब होता है? देखो क्या लिखा हुआ है. CU कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू एंड फ्रॉम द मेमोरी, इंटरप्रिट्स द इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल विच टास्क टू एग्जीक्यूट एंड व्हेन. अब देखिए, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीटास्किंग. जैसे मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर चल रहा है मल्टीटास्किंग मेरे इसमें. ये देखिए आपके स्क्रीन पर एक जगह पर एक फोल्डर ओपन है, उधर एक PDF ओपन है, इधर ये माइक्रोसॉफ्ट का काम चल रहा है, MS ऑफिस ओपन हो रहा है, और उस साइड पर अपना वो वन नोट है ओपन जहाँ पर अपने नोट्स है. क्या ऐसा मल्टीटास्किंग आपके कंप्यूटर में भी होता है क्या? बराबर. तो कंप्यूटर कैसे डिसाइड करे कि कौन सा इंस्ट्रक्शन पहले? मैंने कंट्रोल P भी दबाया, कंट्रोल S भी दबाया, मैंने एक फोल्डर पे डबल क्लिक करा, एक को मैंने क्लोज करा, 3 और फाइल नई ओपन कर दी मैंने. ये मल्टीटास्किंग में कंप्यूटर कैसे डिसाइड करे कि कौन सा इंस्ट्रक्शन पहले फॉलो करना है? ये हिसाब किताब रखने का काम कंट्रोल यूनिट का काम है. वो डिसाइड करता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन पहले आया, कौन सा बाद में आया, कौन सा अभी एग्जीक्यूट करना है, कौन सा बाद में एग्जीक्यूट करना है. सो कंट्रोल यूनिट का वो काम है. अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU, हम उसको बोलते हैं ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. बेसिकली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का काम ये करता है. सारे के सारे आपका एक्सेल में मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेटर का यूज़ कर रहे हैं, आप बैटरी परसेंटेज देखना चाहते हैं, डेटा देखना चाहते हैं, इतना GB भर गया, उतना GB खाली है, ये सारा कैलकुलेशन कौन करता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. इसका काम है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना. ओहो, रजिस्टर्स. सर रजिस्टर का क्या मीनिंग है? अच्छा मुझे बताइए, आपके स्कूल की बात, आपके स्कूल में क्या आपकी प्रेजेंटी का रजिस्टर आपके फैकल्टी मेंटेन करते थे क्या? यस. आप किसी भी मॉल में जाते हैं या कोई बड़े गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट ऑफिस में जाते हैं, क्या वहाँ पर बाहर आपकी एंट्री की जाती है क्या? आपको नाम वाम लिखना पड़ता है क्या वहाँ पर? बराबर. सो रजिस्टर का काम होता है डेटा को मेंटेन करना, डेटा को स्टोर करना. अब इसको आप ऐसा समझिए, रजिस्टर का काम है कंप्यूटर के कंपोनेंट्स का एड्रेस मेंटेन करने का. क्योंकि कंप्यूटर में CPU एक जगह पर है, आपका RAM एक जगह पर है, हार्ड डिस्क दूसरे जगह पर है, और भी अलग अलग कंपोनेंट्स, कितने सारे कॉम्प्लिकेटेड कंपोनेंट्स CPU में मतलब आपके मदरबोर्ड पे लगे होते हैं. तो कौन सा कंपोनेंट किधर लगा हुआ है उसका एड्रेस तुमको मेंटेन करना पड़ेगा. वो एड्रेस मेंटेन करने का काम होता है रजिस्टर का. रजिस्टर बेसिकली एक मेमोरी है जो CPU के ही अंदर है. रजिस्टर एक मेमोरी है जो CPU के ही अंदर है. एग्जाम्पल देता हूँ, समझ में आएगा. ये देखो, ये आपका CPU है, बराबर. अगर हम बोलते हैं कि आपके CPU ड्यूअल कोर है, ड्यूअल कोर, तो बेसिकली यहाँ पर 2 कोर्स होंगे आपके CPU के, इस हिसाब से कुछ, बराबर. उसके बाद यहाँ पर ना एक छोटा सा मेमोरी डिवाइस होता है. ये वो मेमोरी डिवाइस है, इसको बोलते हैं रजिस्टर्स, इसको बोलते हैं रजिस्टर. ये रजिस्टर में तुम्हारे कंप्यूटर में जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, नेटवर्क का पोर्ट है, माउस है, कीबोर्ड है, जो भी तुम प्लग इन करते हो इसमें, उसके एड्रेस यहाँ पर स्टोर होता है. बिकॉज CPU को पता तो चले कि रैम लेफ्ट हैंड साइड में है कि राइट हैंड साइड में, कि रैम मेरे सामने खड़ा है, वो बैटरी किधर है, हार्ड डिस्क किधर है, मेरे ऊपर है, नीचे, कि कहाँ है बैटरी, उसको नॉट बैटरी सॉरी हार्ड डिस्क. तो बेसिकली ये सब चीज़ों का जो एड्रेस है वो रजिस्टर मेंटेन करता है. बेसिकली व्हाट इज रजिस्टर? इट इज़ एन इंटरनल मेमोरी ऑफ CPU. हाँ, CPU के अंदर भी एक मेमोरी होती है, आपको फोटो दिखाएंगे. CPU रजिस्टर्स, देखने का ट्राई करना. ये आपके CPU के अंदर का फोटो है और उसके अंदर ये जो छोटे छोटे देखो ब्राउन बॉल लगे, ये आपको दिख रहा है क्या?
शायद आप उसको अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे। अभी यहाँ पर फिजिकली तो है नहीं मेरे पास, आपको नॉर्मल CPU का फ़ोटो दिखाते हैं। CPU इंटेल वाला CPU का फ़ोटो दिखाएंगे, इंटेल कोर i3। ये देखो, ये छोटा सा चिप है और इस चिप के अंदर बेसिकली ड्यूअल कोर है और अंदर वो छोटा छोटा रजिस्टर लगा हुआ है। थोड़ा सा और इसके डिटेल में अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो आपको दिख जाएगा। ये जो बाहर आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, दिस पार्ट इज द कोर्स, और उसके अंदर ये जो ब्लैक आपको दिखता है बेसिकली ये रजिस्टर्स है। दीज आर द रजिस्टर जहाँ पर आपके कंप्यूटर के छोटे छोटे पार्ट्स का एड्रेस स्टोर होता है। अच्छा, एक और बात आपको बताते हैं, आपने ऐसा सुना है कभी, आपने देखा भी होगा, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसा कभी सुना है आपने? कितने बच्चों को पता है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम? ऐसा कहीं पर रीड किया है, कहीं पर सुना है, कुछ पता है आपको? यस सर, अलग-अलग सॉफ्टवेयर्स अलग-अलग बिट पे होते हैं। बराबर अलग सॉफ्टवेयर 64 का अलग। बराबर। बेसिकली देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। लेट मी जस्ट शो यू। अब मेरा ये जो कंप्यूटर है ये कितने बिट का है, कैसे पता चलेगा, बताएंगे आपको। मैं इसके कंप्यूटर के ना प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा। जैसे मैंने प्रॉपर्टीज़ को ओपन करा, यहाँ पर आपको कुछ दिखाई देता है कि मेरा जो सिस्टम है वहाँ पर दिख रहा है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम x64 बेस्ड प्रोसेसर। हो सकता है आपके पास अगर पुराना, थोड़ा सा पुराना प्रोसेसर हो तो वो 32 बिट ऑपरेटिंग प्रोसेसर है। तो 32 बिट 64 बिट में क्या डिफरेंस है, समझते हैं इसको समझेंगे और बेटा आज का क्लास एंड करेंगे। थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए आपको बताएंगे। किसी बच्चे को कुछ पता है इसके बारे में, क्या डिफरेंस है 64 बिट और 32 बिट में? डज एनीबडी हैव एनी आइडिया ऑन दिस? चलिए बताएंगे आपको इसका क्या मतलब है। अब देखिए कंप्यूटर ना, ये थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन आपको समझना पड़ेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। बेटा कोई तो बच्चे का माइक ऑन रह गया है, चैतन्य प्लीज़ म्यूट। मैंने म्यूट कर दिया बेटा आपको। चलो सारे बच्चे ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो कंप्यूटर को जीरोज एंड वंस की भाषा समझ में आती है, इस लैंग्वेज को हम बोलते हैं बाइनरी, बराबर। अब कंप्यूटर की दुनिया में ये एक स्टैंडर्डाइजेशन है कि हमेशा ये जीरोज एंड वंस का 8 का ब्लॉक बनेगा, ब्लॉक ऑफ 8 बिट्स, ब्लॉक ऑफ 8 बिट्स। जब कभी भी आप कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देते, कंट्रोल P दबाया, कंट्रोल S दबाया, कुछ भी आपने टाइपिंग करा, आपकी हर इंस्ट्रक्शन 8 ब्लॉक मतलब 8 बिट्स में स्टोर होती है, ठीक है, 8 बिट्स में स्टोर होती है। अब अगर आप 32 बिट देखो, 32 बिट को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा? व्हाट विल बी द आंसर? 4। इसमें कोई डाउट है क्या? ये 4 आने में कोई डाउट है क्या आपको? नो सर। तो इसका क्या मतलब है कि जब आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट है, इसका मतलब तुम्हारा कंप्यूटर एट अ टाइम 4 इंस्ट्रक्शंस को एट अ टाइम प्रोसेस कर सकता है। 32 बिट का मतलब है अगर एक इंस्ट्रक्शन 8 बिट का है तो 32 बिट का मतलब है एट अ टाइम तुम्हारा कंप्यूटर 4 इंस्ट्रक्शंस को एट अ टाइम फॉलो कर सकता है। कंट्रोल P, कंट्रोल S, क्लोज, ओपन, 4 इंस्ट्रक्शन को एक साथ फॉलो कर सकता है। अच्छा, देन व्हाट वुड बी 64 बिट? सेम लॉजिक। इसका आंसर क्या आएगा? 8। तो इसका क्या मतलब है कि आपका जो कंप्यूटर है वो 8 इंस्ट्रक्शंस को एक साथ फॉलो कर सकता है। सर दुनिया में कितने बड़े बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? दिस इज द हाईएस्ट एज ऑफ नाउ, दिस इज द हाईएस्ट। तो हमने जो बात करी ना CPU, अगर वो 4 इंस्ट्रक्शन को एक साथ एक्सेस कर सकता है तो हम बोलेंगे 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। 8 इंस्ट्रक्शंस को एक साथ ऑपरेट कर सकता है या एग्जीक्यूट कर सकता है तो हम बोलेंगे वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अभी आप सोच के बताना विच ऑपरेटिंग सिस्टम और विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज मोर पावरफुल, 64 बिट और 32 बिट?
64. 64. सारे बच्चों को लॉजिक क्लियर हो रहा है? Yes, sir. तो जब कभी भी आप कंप्यूटर परचेस करते हैं ये ज़रूर पूछ लेना, और आज के ज़माने के हिसाब से आपको 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम ही लेना चाहिए या वो वाला CPU ही लेना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ मोर पावरफुल. गॉन आर द डेज ऑफ 32 बिट. 32 बिट थोड़ा सा स्लो चलेगा, 64 बिट फास्ट चलेगा. सिंपल. सो बेसिकली 32 बिट एंड 64 बिट इज नथिंग बट द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शंस. सारे बच्चे आपको मज़ा आ रहा है? कुछ नया सीखने को मिल रहा है आपको? Yes, sir. अंडरस्टैंड. टेक्नोलॉजी से आप मुंह मोड़ लोगे ना, अब बोलोगे यार मेरे को नहीं पढ़ने का, तो ये सब्जेक्ट बेवफाई करेगा आपसे. अगर आप इंटरेस्ट लेकर पढ़ोगे कि हाँ कुछ तो नया नॉलेज आपको मिल रहा है, तो फिर और पढ़ने में आपको मज़ा आएगा. सो टेक इंटरेस्ट, बी विथ अस. आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, अगली मुलाकात करेंगे कल के लेक्चर में. तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, Bye, sir. Bye, sir. बाय बाय, Yes, sir. बाय बाय. Bye, sir.